तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई मूवी तलवार को। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो और मुझे अपलोड करने में। आप सभी ने आरुषि मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा और जिसने नहीं सुना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जान जाएगा। ये मूवी इसी केस को लेकर बनाई गई है और ये केस हुआ था 15 मई 2008 की रात। ये केस बहुत नॉर्मल हो सकता था लेकिन चर्चाओं में ये इसलिए बना रहता है 15 साल बाद भी क्योंकि आज तक नहीं पता चल पाया कि आरुषि का कत्ल किसने किया था। कोई नहीं जानता। गौर करने वाली बात यह है कि उस रात सिर्फ आरुषि का कत्ल नहीं हुआ था बल्कि उस घर के नौकर हेमराज का भी हुआ था। इस केस के बारे में सब कुछ रिसर्च करके मैंने एक्सप्लेनेशन के बाद सब कुछ बताया है कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबा लगे पर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ तलवार मूवी की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टंडन परिवार के घर में काम करने वाली नौकरानी सुबह 6 बजे आकर घंटी बजा रही होती है पर कोई भी गेट खोलने नहीं आता। हर रोज घर का केयर टेकर खेमपाल पहली घंटी बजते ही गेट खोल दिया करता था पर 2-3 घंटी बजने पर भी वो नहीं आता। तभी नींद से उठकर मिसेस नूतन टंडन गेट खोलने आती हैं पर गेट बाहर से बंद था। उन्हें लगता है कि शायद खेमपाल बाहर कुछ काम से गया होगा तो उसने बाहर से ही गेट बंद कर दिया। तो वो नौकरानी से थोड़ी देर रुकने को कहती हैं पर नौकरानी कहती है कि मुझे और भी जगह जाना है तो आप डुप्लीकेट चाबी बालकनी से नीचे फेंक दो। नौकरानी नीचे जाती है तो नूतन चाबी फेंक कर उसे दे देती हैं। तो नौकरानी जब गेट खोलती है तो वो हल्के से धक्के से ही खुल जाता है। घर में एंट्री लेने के लिए 3 गेट खोल के जाना होता था जिसमें से एक गेट तो धक्के से ही खुल गया और दूसरा गेट बाहर से बंद था और तीसरा गेट पूरा लकड़ी का था जिसे नूतन ने खोला था। तो नौकरानी जैसे ही बाहर से बंद वाला गेट खोल के अंदर जाती है वैसे ही तुरंत नूतन रोते हुए अपनी बेटी श्रुति के कमरे से बाहर निकलकर कहती हैं कि देखो खेमपाल मेरी बेटी के साथ क्या करके चला गया। नौकरानी जब श्रुति के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो अपने बेड पर खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसके पिताजी रमेश वहीं बेसुध खड़े हैं। अब वहां पर इंस्पेक्टर धनीराम और सीनियर ऑफिसर आते हैं तो देखते हैं कि उनके आने से पहले ही वहां मीडिया वाले आ चुके हैं और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा है। वो लोग माता पिता से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो श्रुति के पिताजी रमेश कहते हैं कि घर में 4 लोग थे, 2 यहाँ पर हैं, एक का खून हो चुका है और एक फरार है। तो यहाँ बैठ के वक्त बर्बाद करने से अच्छा है आप उसको पकड़िए, उसी ने खून किया है। पुलिस को भी ऐसा ही लगता है तो वो लोग खेमपाल की तलाश में लग जाते हैं। खेमपाल की पहचान हो सके उसके लिए वो रमेश टंडन के कंपाउंडर कन्हैया को साथ ले लेते हैं। कन्हैया पुलिस वालों को बताता है कि खेमपाल थोड़ा रसीला और ठरकी टाइप का इंसान है, उसका श्रुति पे दिल आया हुआ था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि श्रुति के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं और कन्हैया रमेश के क्लिनिक में कंपाउंडर के तौर पे काम करता है और खेमपाल के ही गांव का है तो वो उसे अच्छे से जानता था। श्रुति की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद रमेश के जानने वाले ऑफिसर से पूछते हैं कि जो बिस्तर और गद्दे कमरे में खून से भरे पड़े हैं उन्हें छत पे डाल दें क्या सूखने के लिए। तो ऑफिसर धनीराम कहते हैं कि हमने तो सारे सैंपल ले लिए हैं तो छत पर डालो या संदूक में, हमें क्या करना। अब वो लोग बिस्तर उठाकर छत की ओर जाते हैं तो उन्हें देखने मिलता है कि छत के गेट पर ताला लगा है और ताले और सीढ़ियों पर खून के निशान हैं। ऑफिसर धनीराम उसे देख के कहते हैं कि ये खून नहीं जंग लगा हुआ है, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। अगले दिन माता पिता श्रुति का अंतिम संस्कार करके उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे होते हैं कि तभी रमेश के भाई को कॉल आता है कि जल्दी से घर वापस आ जाओ। छत का ताला बंद था और उसकी चाबी भी नहीं मिल रही थी तो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को शक हुआ तो उन्होंने ताला तुड़वा दिया और उनका शक बिल्कुल सही निकला क्योंकि छत पर एक
और लाश मिलती है। सबको लग रहा था कि लाश खेमपाल की ही है, पर शरीर इतनी बुरी तरह से सड़ चुका था कि रमेश उसकी पहचान ही नहीं कर पा रहे थे। पर किसी तरह से ये साबित हो जाता है कि वो लाश खेमपाल की ही है। अभी तक केस बहुत आसान चल रहा था कि खेमपाल श्रुति का खून करके भाग गया, पर अब तो वो भी मरा मिला। तो केस यहाँ से नया मोड़ ले लेता है कि आखिर दोनों का खूनी कौन है। ऑफिसर धनीराम को दीवार पर खून से भरा हाथ का निशान मिलता है, जो कि शायद खूनी का हो सकता था। तो वो जूनियर ऑफिसर को फॉरेंसिक टीम बुलाने को कह देते हैं। मीडिया वाले अपने चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए छोटी से छोटी बात भी बताने में लगे हुए थे और क्राइम सीन पर सब ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी पार्क में आए हो। हम देखते हैं कि रात में अचानक से बारिश हो जाती है, जिसके चलते जो खून से भरा हाथ का निशान मिला था वो मिट जाता है। अब सीनियर ऑफिसर फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि श्रुति के सर पर पहले किसी भारी चीज से 2 बार वार किया गया, फिर उसके आधे घंटे बाद बड़े तरीके से किसी एक्सपर्ट की तरह उसका गला काटा गया और फिर तसल्ली के लिए एक और छोटा सा कट किया गया। ठीक इसी तरह नौकर खेमपाल को भी मारा गया। ऑफिसर धनीराम सीनियर ऑफिसर से कहते हैं कि आरुषि ने अपने पिता को एक ईमेल भेजा था कि डैडी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो वो कौन सी गलती थी? और उस रात श्रुति चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नॉवेल पढ़ रही थी। इंटरनेट की रिपोर्ट ये कहती है कि लड़की की मौत के बाद इंटरनेट राउटर स्विच ऑफ स्विच ऑन होता रहा। तो जब लड़की मर गई और माता पिता सो रहे थे तो ये राउटर ऑन ऑफ कौन कर रहा था? और माता पिता का कमरा लड़की के कमरे के जस्ट बगल में है। तो ऐसे कैसे घोड़े बेच के सो रहे थे ये लोग कि उनके कमरे के बगल में 2-2 खून हुए और इन्हें पता भी नहीं चला। अब पुलिस का सारा शक श्रुति के माता पिता पर जाता है तो वो उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। नूतन कहती हैं कि हमारे कमरे का एसी इतना शोर करता है कि बाहर की कोई भी आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। उधर कन्हैया पुलिस वालों को कई बातें बताने में लगा हुआ था। वो बताता है कि श्रुति के पिता रमेश का उनके बिजनेस पार्टनर सुनीता मैडम के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि छुट्टियों में ये सब अमीर लोग बीवी की अदला बदली का खेल खेला करते हैं। उसकी इन्हीं सब बातों को लेकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि अपने माता पिता द्वारा की जा रही ये सब चीजें श्रुति को पता चल गई थी, लेकिन वो ना तो अपने दोस्तों को बता सकती थी ना रिश्तेदारों को। तो उस वक्त उसका साथी बना खेमपाल और उसी से वो सब बातें शेयर करने लगी। बातों बातों में उनके बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गईं और उस रात श्रुति के पिता ने उन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया तो रमेश ने गुस्से में आकर दोनों को मार डाला। मतलब पुलिस वाले एक 14 साल की बच्ची का रिश्ता 40-50 साल के आदमी से जोड़ रहे थे, जो कि उसके चरित्र पर लांछन लगाने जैसा था। तो ये बात जब हर जगह फैलती है तो कई लोग इस बात से सहमति भी जताते हैं और कई लोग विरोध भी करते हैं। अब तक खूनी खेमपाल था, पर उसकी बॉडी मिलने के बाद पुलिस की तहकीकात ने श्रुति के पिता को ही खूनी बना दिया था और अब ये केस ऑनर किलिंग का केस कहलाने लग जाता है। पुलिस रमेश को हिरासत में ले लेती है और जो कहानी उन्होंने बताई थी उस हिसाब से हमें दिखाया जाता है कि आखिर रमेश ने दोनों को मारा कैसे। रमेश उस रात देर रात तक अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। काम करते करते शराब पीने की तलब हुई तो वो कमरे से निकलकर अपने घर में बने छोटे से बार से एक बोतल निकाली और ग्लास में शराब डालकर खेमपाल को बुलाने लगे बर्फ लाने के लिए। 2-3 बार बुलाने पर जब खेमपाल ने नहीं सुना तो वो उसके कमरे के पास गए, लेकिन तभी उन्हें श्रुति के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। रमेश ने धीरे से श्रुति के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो पाया कि खेमपाल श्रुति के बिस्तर में है। तो ये देखते ही उनका खून खौल उठा और गुस्से में खेमपाल को डंडे से मारने लगे। उसे मारते मारते डंडा श्रुति के सर पे भी लग गया तो वो तुरंत बेहोश हो गई। शोर सुनकर नूतन दौड़ते हुए आई और रमेश को रोकने लगी, पर तब तक खेमपाल की जान जा चुकी थी। उस गुस्से में रमेश को जरा भी ख्याल नहीं आया कि उन्होंने अपनी बेटी को ही मार डाला। अब रमेश खेमपाल की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए छत पर ले जा रहे होते हैं तो नूतन भी उनकी मदद करने लगती हैं, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। रमेश ने सर्जिकल नाइफ ली और पहले खेमपाल का गला काटा और छत का ताला बंद करके नीचे आए। फिर जहाँ जहाँ
जहाँ खून पड़ा हुआ था सब साफ किया, हर जगह से अपने हाथ के निशान साफ किए, श्रुति के कमरे को एकदम अच्छे से सही कर दिया और फिर अपनी बेटी का गला काटा और फिर उसके बाद मदिरा का खूब सेवन किया। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि क्या अब तुम अपना गुनाह कबूल करना चाहोगे? रमेश रो रो कर कहते हैं कि मुझे मेरी बीवी और वकील से बात करने दो, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। पर पुलिस ऑफिसर उनकी बिल्कुल नहीं सुनता। 14 साल की श्रुति के चरित्र पर लोग सवाल उठाने लगे थे और उसके प्रति काफी घिनौनी सोच बनाने लगे थे। तो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने श्रुति के परिवार के सपोर्ट में कैंडल मार्च निकाला ताकि पुलिस ऐसी बातें करके उसे बदनाम ना करे और सच क्या है वो पता लगाए। इतना सब होने के बाद ये सामने आता है कि पुलिस ने काफी बेढंग तरीके से कार्रवाई करी, जिसके चलते उनके पास श्रुति के पिता के खिलाफ कोई सबूत नहीं कि खून उन्होंने ही किया है और उनकी बनाई कहानी से श्रुति और उसके परिवार की काफी बदनामी भी हो चुकी थी। इसीलिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस केस को सीडीआई को सौंप दिया जाता है ताकि अच्छे से केस की सच्चाई का पता चल सके। अब इस केस को हैंडल कर रहे थे सीडीआई जॉइंट कमिश्नर अश्विन कुमार, जो कि एकदम फुर्ती से लग जाते हैं बचे कुचे सबूत इकट्ठा करने में, क्योंकि आधे से ज्यादा सबूत तो पुलिस की लापरवाही की वजह से खत्म हो गए थे। खेमपाल के कमरे से बियर की 2-3 बोतलें और कांच के ग्लास मिलते हैं। तो अश्विन द्वारा पूछने पर नूतन बताती हैं कि वो तो शराब पीता ही नहीं था, बस बीड़ी पीता था। अब अश्विन रमेश से पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो रमेश रो रो कर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को मारने के बाद आराम से शराब पी, उसका खून साफ किया, उसके प्राइवेट पार्ट साफ किए, उसे कैविटी थी तो मैं उसके मसूड़े में इंजेक्शन भी नहीं लगा पाता था, और लोग कहते हैं कि मैंने उसका गला काट दिया। टंडन परिवार का कहना था कि उनका एसी इतना शोर करता है कि बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तो इस चीज का टेस्ट करने के लिए अश्विन कुछ लोगों को श्रुति के कमरे में शोर करने को कहते हैं और वो खुद माता पिता के कमरे में लेटते हैं। तो पता चलता है कि अगर जाग भी रहे हो तो भी बाहर की कोई आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि माँ बाप सही कह रहे हैं। अश्विन का जूनियर वेदांत नोटिस करता है कि जो खून भरा हाथ का निशान छत पर मिला था उसकी कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं है। तो ऑफिसर धनीराम से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि सब एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए थे और किसी ने भी फॉरेंसिक वालों को बुलाया ही नहीं था। बारिश होने के बाद वो निशान मिट भी गया। तो समझ लीजिए कि पुलिस कितनी लापरवाह थी इस केस को लेकर। अब हम देखते हैं कि रमेश और नूतन दोनों का ही लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, पर उससे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिलती जिससे कि साबित हो पाए कि खून उन्होंने ही किया है। पुलिस की लापरवाही की वजह से ना ही ठीक से जांच हुई और ना ही कोई ठोस सबूत मिले, जिसकी वजह से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो अश्विन ऑफिसर धनीराम को अपने ऑफिस बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं कि तुमने आखिर किया क्या था। आपने फॉरेंसिक टीम को नहीं बुलाया, ना ही खोजबीन करने के लिए शिकारी कुत्ते बुलाए। खेमपाल की बॉडी के ऊपर कूलर का ढक्कन रखा हुआ था, तो आपने ये भी नहीं सोचा कि किसने रखा होगा उसको, और रखा होगा तो उस पर भी तो हाथ के निशान आए ही होंगे। खेमपाल जब सुबह नहीं दिखा तो मिसेस नूतन ने उसके फोन पर कॉल किया था, तो घंटी बजने पर किसी ने उठाया नहीं और फिर फोन स्विच ऑफ हो गया, तो आपने इसे भी नोटिस नहीं किया। ऑफिसर अश्विन एक डंडा लेते हैं और धनीराम को झुकाकर उसके पिछवाड़े पर मारते हुए कहते हैं कि जब कॉल उठा था तो फोन क्राइम सीन के रेडियस के अंदर ही था, तो मरा हुआ आदमी तो फोन उठा नहीं सकता ना, तो किसी जिंदा इंसान ने ही तो उठाया होगा, लेकिन तुमने तो पता ही नहीं किया। पुलिस जब तहकीकात कर रही थी तब सब लोग घर में ऐसे घूम रहे थे जैसे सब्जी मंडी आए हों, और पुलिस ने घेराबंदी करी ही नहीं थी। तो जो कातिल था उसके फिंगरप्रिंट सभी से मिसमैच हो गए, जिसके चलते किसी भी चीज पर सही फिंगरप्रिंट आए ही नहीं। अगर पुलिस ने थोड़ी सी भी सख्ती दिखाई होती और अपना काम सही से किया होता तो केस वहीं खत्म हो सकता था। तो धनीराम द्वारा की गई इस लापरवाही से भरी तहकीकात के लिए ऑफिसर अश्विन उसे खूब फटकार लगाते हैं। अब वो सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो रमेश की बिजनेस पार्टनर सुनीता बताती हैं कि श्रुति के मरने के एक हफ्ते पहले रमेश सबके सामने कन्हैया के ऊपर खूब गुस्साया था क्योंकि उसने कुछ काम ढंग से नहीं किया था। टंडन के ड्राइवर से पता चलता है
है कि इसके बाद कन्हैया के अंदर काफी गुस्सा भर गया था क्योंकि उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई, इसलिए वो कहता है कि वो बदला लेकर रहेगा। अब अश्विन का सारा शक माता पिता से हटके कन्हैया पर जाने लगता है क्योंकि उसके पास वजह थी बदला लेने के लिए मारने की। तो ये बात वो अपने सीनियर से साझा करते हैं। सीनियर कहते हैं कि जो इंसाफ की मूर्ति है उसके हाथ में तराजू है, आंखों में पट्टी, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता कि उसके दूसरे हाथ में तलवार भी है और वो तलवार हम हैं। लेकिन पिछले 60 सालों से उस पर जंग लग गया है। जब तक वो जंग साफ नहीं होता तब तक यही होगा। 32 दिन बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो इतने ही दिन हैं तुम्हारे पास तलवार से जंग साफ करने के लिए। अश्विन कन्हैया के घर की तलाशी लेता है तो उसे वहां पर खून के धब्बों से भरा एक तकिए का कवर मिलता है। एक तरह की चाकू भी मिलती है जिसे खुखरी कहा जाता है, जो कि हर नेपाली के पास पाई जाती है। तो उन्हें लगता है कि शायद खून इसी से किया गया है। और भी बातें पता लगाने के लिए कन्हैया का नार्को टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि डॉक्टर उससे सवाल करती हैं कि क्या खेमपाल और श्रुति के बीच कोई चक्कर था। तो कन्हैया बताता है कि वो तो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। फिर वो बताता है कि सुनीता मैडम का जो ड्राइवर है ना राजपाल, उसका दिल आया हुआ था श्रुति पे। अब यहाँ पर एक नई कहानी पता चलती है खेमपाल और श्रुति के मौत की। हमें दिखाया जाता है कि राजपाल और कन्हैया खेमपाल के रूम में बैठ के मदिरा का सेवन करते हुए मजे कर रहे होते हैं कि तभी राजपाल श्रुति को लेके मस्ती मजाक करने लगता है। तो खेमपाल कहता है कि उसको लेकर कुछ मत कहा करो, वो मेरी बेटी जैसी है। उनकी दारू खत्म हो जाती है तो दोनों लोग कहते हैं कि रमेश के यहाँ से एक बोतल निकाल लेते हैं, कल लाके रख देंगे। उनके जिद करने पर खेमपाल बोतल लेने चला जाता है तो ये दोनों श्रुति के रूम की ओर चल देते हैं। खेमपाल उन्हें देख लेता है तो रोकने की कोशिश करता है, पर उनकी कानाफूसी श्रुति को सुनाई दे जाती है। श्रुति जैसे ही गेट के पास आती है, राजपाल और कन्हैया खेमपाल को धक्का देकर श्रुति का मुंह पकड़ के उसे बिस्तर पर ढकेल कर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। श्रुति खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही होती है तो कन्हैया खुकरी के हैंडल से उसके सर पर वार करता है, जिससे कि वो तुरंत बेहोश हो जाती है। खेमपाल अंदर आता है तो देखता है कि श्रुति बेहोश हो गई है। तो वो कहता है कि वो अपने मालिक रमेश को सब कुछ बता देगा, फिर चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े। कन्हैया और राजपाल खेमपाल को समझाने के लिए छत पर ले जाते हैं, लेकिन वो यही कह रहा होता है कि वो सब कुछ बता देगा। तो कन्हैया उसके भी सर पर वार कर उसे बेहोश करके उसका तुरंत गला काट देता है। फिर छत का ताला लगाकर वो नीचे आता है और दोनों लोग दारू पीते हैं। फिर श्रुति के कमरे में जाकर उसका भी गला खुकरी से काट देते हैं। नार्को टेस्ट में भले ही इन लोगों ने ये सब बता दिया था, पर इस चीज को असल में सबूत नहीं माना जाता है। तो जरूरी था कि उनके होशो हवास में उनसे कबुलवाना, जो कि वो कबूल नहीं रहे थे कि खून उन्होंने किया है। पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक अभी तक खूनी पिताजी थे, लेकिन सीडीआई के मुताबिक अब खून का इल्जाम नौकरों पर आ जाता है और कहानी यहाँ से पूरी तरह से पलट जाती है। सीनियर ऑफिसर अश्विन को बताते हैं कि जो तकिए का कवर कन्हैया के रूम से मिला था, उसका टेस्ट कराने पर यह प्रूव हो गया है कि उस पर लगा खून खेमपाल का ही है। तो ये बहुत बड़ा सबूत था कन्हैया के खिलाफ, जिससे साबित हो सकता था कि खून उसी ने किया है। अब सीडीआई के नए डायरेक्टर जेके अपॉइंट होते हैं तो वो कहते हैं कि जो सबूत के तौर पर तकिए का कवर मिला है उसकी दोबारा से जांच कराओ, ताकि अच्छे से पुष्टि हो जाए कि सबूत सही है, ताकि चार्जशीट फाइल करने में कोई दिक्कत ना हो। सारा इल्जाम कन्हैया और राजपाल पर लगने के बाद रमेश को बेल मिल जाती है, जिससे कि उसके परिवार वाले काफी खुश होते हैं। अब अश्विन को पता चलता है कि जहां पर पिलो कवर टेस्ट करने के लिए भेजा गया था वहां गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी ये कि खेमपाल के कमरे से मिला तकिए का कवर और कन्हैया के कमरे से मिला कवर दोनों के नंबर अदला बदली हो गए। यानी कि जो कवर कन्हैया के कमरे से मिला था, जिस पर खेमपाल के खून के निशान थे, वो कवर अब खेमपाल का ही हो गया था। तो खेमपाल के कमरे से कवर मिलना जिस पर उसी के खून के निशान हो, ये साबित नहीं कर सकता कि खूनी कन्हैया है। तो यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, जिससे कि अश्विन का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। अब अश्विन नंदू नाम के एक लड़के को पकड़ता है, जो कि खेमपाल और इन दोनों को जानता था और वहीं काम करता था। उस रात जब उन लोगों ने खेमपाल को बाहर धक्का दिया तो वो नंदू को बुलाने गया था। नंदू जब वहाँ आया तो उसने जो
नजारा देखा उसे देखते ही वो भाग गया। रमेश उसकी गवाही रिकॉर्ड करके जेके को दिखाता है तो वो कहते हैं कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं कुछ समझ ना पाऊँ। जेके अश्विन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि अश्विन नंदू को मार रहा था और ये वीडियो चुपके से वेदांत ने रिकॉर्ड की थी। मतलब अश्विन के पार्टनर ने ही उन्हें धोखा दे दिया क्योंकि उसका मानना था कि वो जबरदस्ती नौकरों को फंसा रहे हैं। अश्विन गुस्से में आकर वेदांत को मारने लगता है तो जेके उसे सस्पेंड करते हुए उसे इस केस से बाहर कर देते हैं। सबूत और गवाहों की कमी की वजह से कन्हैया और राजपाल को जमानत मिल जाती है। अब इस केस के लिए असाइन किया जाता है नए सीडीआई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पॉल को, जो कि नए तरह से तहकीकात करना शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि आरुषि के खून का इल्जाम हेमराज पर लग रहा था, लेकिन जब हेमराज की बॉडी मिली तो पुलिस ऑफिसर ने सारा इल्जाम माता पिता पर लगा दिया कि खून उन्होंने ही किया है दोनों का। फिर पुलिस की लापरवाही के चलते सीडीआई को बुलाना पड़ा, यानी कि सीबीआई को। अगर हम रियल वर्ड में देखें तो वो सीडीआई नहीं सीबीआई है। उनकी तहकीकात से पता चला कि जो भी सबूत मिल रहे हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं कि कन्हैया और राजपाल ने खून किया है। उन्होंने उनको पकड़ा लेकिन बाद में सब कुछ गड़बड़ हो गई और फिर इस केस को नए सीडीआई ऑफिसर को दे दिया गया जिनका नाम है मिस्टर पॉल। तो अगले पार्ट में आपको देखने मिलेगा कि मिस्टर पॉल किस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और अब खूनी कौन बनेगा, माता पिता या फिर नौकर। जानने के लिए तुरंत देखिए आप इसका पार्ट 2। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक, अगले पार्ट का लिंक। तो जल्दी से जाइए और देखिए।